बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ कि नहीं, ये बहस इस वक्त देश में चल रही है। बहस होनी चाहिए कायदे से संसद में, पर संसद में बहस नहीं हो रही। संसद के बाहर हो रहा है बवाल, हंगामा। आरोप लग रहे हैं धक्का मुक्की के। राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से कि उनके 2 सांसदों को धक्का दिया गया, चोट लग गई, वो आईसीयू पहुंच गए। इसी तरीके से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की और उनको संसद के अंदर नहीं जाने दिया। मगर केंद्र में है बाबा साहब अंबेडकर। हम बात करेंगे कि आखिर ये जो राजनीतिक घटनाक्रम देश में बना है उसके क्या असर होंगे राजनीति पर, देश पर, संसद पर, पक्ष विपक्ष पार्टियों पर। ब्रजेश जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है ना, इसको कैसे देखना चाहिए? अपमान हुआ कि नहीं हुआ, सबसे बड़ी बहस तो ये छिड़ी हुई सोशल मीडिया पर। देखिए, अपमान तो नहीं हुआ, क्योंकि यदि आप एक पूरा अमित शाह का पूरा उद्बोधन को सुने तो उन्होंने स्टार्ट ये किया कि आजकल कुछ लोग हैं जो नए लोग हैं जो अंबेडकर 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 बार बार बोलते हैं। इतनी बार यदि उन्होंने भगवान को याद कर लिया होता तो उनको सैल्वेशन मिल गया होता। उसके बाद उन्होंने चालू किया कि कैसे बीजेपी कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया, कैसे नेहरू ने कांग्रेस ने उन्हें 2 बार जीत के आने नहीं दिया, नेहरू ने लेटर लिखा, तमाम तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करते गए। लेकिन मुझे लगता है जो एक फ्रेज़ है कि पहली बार कांग्रेस डिड बीजेपी ऑन बीजेपी, जिस तरह से जो स्लाइस और डाइस का जो खेल था वो इस बार कांग्रेस ने बीजेपी से बहुत तेज़ी से किया। और मैं, यदि आप मुझसे पूछे तो मैं हैरान था कि पहले 13-14 घंटे बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। क्योंकि जिस दिन अमित शाह का भाषण था उसके रात में करीब 9:30-10 बजे के आसपास सोशल मीडिया पे ये जाने लगा, ट्विटर पे, एक्स पे, प्लेटफॉर्म पे ये लगातार ट्रेंड करने लगा ये इशू कि कैसे भीमराव अंबेडकर का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है। और कांग्रेस बीजेपी का जो बीजेपी की तरफ से जो इस पे रिएक्शन था वो अगले दिन आने चालू। लेकिन बीजेपी को तुरंत एहसास हुआ कि ये मुद्दा इतना खतरनाक है, उन्हें तुरंत 2024 के जनरल इलेक्शन की याद आ गई कि ये इतना खतरनाक मुद्दा है कि वो उनके आने वाले जो अभी उन्होंने एक उछाल पाई है इलेक्टोरल विक्ट्री में हरियाणा और महाराष्ट्र से, ये इन सबको नेस्तनाबूद कर सकता है। इसीलिए आप देखिए, न केवल सारे केंद्रीय मंत्री उतारे गए बल्कि बड़ी रेयरली ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट चलते टाइम अमित शाह ने खुद आके मोर्चा संभाला और उन्होंने कम से कम 7-8 बार ये कहा कि उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मेरे बयान के एक हिस्से को काटा गया, यहाँ तक कह दिया कि यदि खड़गे जी चाहें तो मैं इस्तीफा दे सकता हूँ, लेकिन ये बात सही नहीं है। तो बीजेपी को समझ में आ गया कि ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर यदि स्पष्ट सफाई नहीं हुई और एक मैसेज नहीं दिया गया कि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, तो इसके काफ़ी गंभीर राजनीतिक परिणाम होंगे। और उसी में देखिए, आज सबको ये पता था कि संसद चलेगा और मतलब संसद चल नहीं पाएगा। लोकसभा देखिए, ऑबिट हुई, जैसे ही ऑबिचुरी खत्म हुई पहला वाक्य निकला स्पीकर मुंह से 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित है। तो ये क्लियर था। लेकिन जैसे ही स्थगित हुआ तब तक एक तस्वीरें सामने आने लगी, ये खबर सामने आने लगी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम सांसदों ने आज मोर्चा संभाल रखा था। राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन के आए थे, प्रियंका गांधी ने नीली साड़ी पहनी थी, पूरी मैसेजिंग की तैयारी थी। अब आरोप ये है कि इनका कहना है कि बीजेपी के एक सांसद हैं प्रताप सारंगी, उनको राहुल गांधी ने एक एमपी को धक्का दिया और वो एमपी गिरा और उसके चलते उन्हें चोट लगी। 2 बीजेपी के सांसदों को चोट लगी, मुकेश राजपूत दूसरे हैं, तो उनको हॉस्पिटल पहुंचा। तो इस बार बीजेपी ने भी पूरी तरह से अलैक्रिटी करके एक जो परसेप्शन बैटल है उसमें बहुत स्पीड में काम किया। तुरंत 4 केंद्रीय मंत्री पहुंच गए उनको देखने, तुरंत बांसुरी स्वराज और 3-4 और एमपी पहुंच गए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, जहां उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कई धाराओं में पुलिस में कंप्लेंट लिखाई और तमाम तरह पे कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अभी हम बात कर रहे हैं 4 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं खड़गे के साथ और 4:30 बजे बीजेपी के वरिष्ठ शिवराज सिंह चौहान और अन्य ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने कल देखी थी, खड़गे वर्सेस अमित शाह, आज भी आप देखेंगे राहुल गांधी खड़गे वर्सेस बीजेपी के टॉप कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए, पूरा खेल राजनीति नैरेटिव का होता है। तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने नैरेटिव देने का प्रयास किया कि बाबा साहेब का अपमान हुआ है और बीजेपी ने जरा भी देरी नहीं की उसका काउंटर अटैक करने में, क्योंकि उसके पीछे इतिहास है। इतिहास लास्ट जो लोकसभा के इलेक्शन है उनका है, जिसमें संविधान का मसला खूब उछाला गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से। ये संविधान खत्म कर देंगे अगर 400 सीटें आती हैं, उसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा। 240 सीटें तक बीजेपी सीमित हो गई जो 400 का नारा दे रही थी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिसमें बीजेपी कतई पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसे बीजेपी देखिए लगातार कल के बाद से ही अटैकिंग मोड पर है भी, मगर क्या बीजेपी अपना मैसेज पहुंचा पाएगी या विपक्ष जिस तरीके से नैरेटिव खड़ा करने का फिर से प्रयास कर रहा है हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद, वो उसमें सफल होगा? देखिए, जो पहला अटैक किया गया था लोकसभा चुनाव से पहले, वो यही था ना, दलितों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे।
और ये बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे। दरअसल जब ये नैरेटिव इनका कामयाब हुआ लोकसभा चुनाव में, पर 2 जगह के चुनाव में बुरी तरह से नाकामयाब हुआ, वो हरियाणा और महाराष्ट्र हुआ। तो हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने इनको जोरदार धक्का पहुंचाया। लेकिन फिर जब सदन शुरू हुआ तो एक सब्जेक्ट ऐसा चुना गया, संविधान, जिस पे दोनों पार्टी तैयार थी कि आइए इस पर बात करते हैं। और जब इस पर बात होने लगी तो बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कांग्रेस ने 55 साल तक तकरीबन शासन किया है। तो अमित शाह ने बहुत कुछ रख दिया कि आपने पहला संशोधन किस लिए किया था, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैसे था, फ्रीडम पे क्या हुआ, आप सत्ता में बने रहने के लिए लोकसभा का टेन्योर 5 साल से 6 साल बना लिए, आप कैसे जुडिशियरी के राइट को कर्व किए, वो सारी चीज़ें बता दी। और इमरजेंसी वगैरह तो बोल ही दिया। और साथ ही साथ ये भी बताया कि तमिलनाडु का एक पोर्ट जो है, कैसे आप एक ज़मीन जो है बिना संसद से प्रस्ताव पारित किए हुए आपने श्रीलंका को दे दिया। उसी तरीके से 35A का आपने कैसे किससे समर्थन लिया था, ये आपने संविधान को अपने घर का प्रॉपर्टी बना लिया। तो ये सब बात पर जैसे ही वो कॉर्नर कर रहे थे तो कांग्रेस को जवाब नहीं सूझ रहा था, और इसी फ्लो में बोलते बोलते वो बोल गए, जो कि कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया। अब सोचिए, जो नैरेटिव काम नहीं कर रहा था पोस्ट लोकसभा, वो फिर से इनको मौका मिल गया कि अच्छा वहां पे संविधान मतलब बाबा साहब अंबेडकर, अब यहां पे तुम कह रहे हो इस तरह की बात, मतलब अब मुझे ये मौका मिला, मैं तुम्हें घेरूंगा। क्योंकि अमित शाह इतना फैक्चुअली अटैक कर रहे थे और तमाम बातों को बता रहे थे, और बीच बीच में जब खड़गे साहब कुछ बोलना चाह रहे थे तो अमित शाह कह रहे थे नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। तो जिस कॉन्फिडेंस में अमित शाह बोल रहे थे, तो वैसे ही उनको तुरंत डिफेंसिव कर दिया, पूरी पार्टी डिफेंसिव हो गई। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा ही ऐसा है, बाबा साहब अंबेडकर, और कांग्रेस ये सोच रही है कि भाई हमारे ट्रेडिशनल वोटर्स कौन थे जिनके दम पे हम रूल करते थे, तो वो मुसलमान थे, वो दलित थे, वो अपर कास्ट थे। अब मुसलमान भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जगा कि 91-90 के बाद मुसलमान फिर से हमारी तरफ देख रहे हैं, मुस्लिम समाज का विश्वास हम फिर से जीत रहे हैं। तो अब इनको लग रहा है कि मीम तो हो गया, अब भीम को भी देख लें, क्योंकि बीएसपी कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस के भीतर, और इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया, तो इनको लग रहा है कि हमारे पास एक चेहरा है जिसके दम पर हम ये जय भीम का नारा जो है वो सक्सेस कर सकते हैं, और उसके दम पर हम खोया हुआ जनाधार वापस पा सकते हैं। ये सच बात है कि कांग्रेस के साथ दलित तब तक जुड़े रहे जब बाबू जगजीवन राम टाइप नेता कांग्रेस के पास होते थे, लेकिन जैसे ही वो गुजर गए उसके बाद से उस स्पेस को भरा किन्होंने, तो कांसीराम ने भरा। फिर बिहार में रामविलास पासवान आ गए, राम सुंदर दास आ गए, वर्तमान समय में जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं। तो कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां बिठा करके कांग्रेस ये सपने देखने लगी है कि मुस्लिम समाज में तो हमने विश्वास पैदा कर लिया, अब कैसे हम ये दलित समाज में विश्वास पैदा कर लेंगे, और जैसे ही ये दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे तो अपर कास्ट ऑटोमेटिकली हमारे साथ आ जाएगा, क्योंकि हम प्रॉपर उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो सवाल ये है कि इसी टैक्टिक्स पे आप देखेंगे कि वो काम करती हुई दिख रही है बिहार में भी, इसी उस पे काम करना चाह रही है उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि आप पूरा भाषण सुने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, तो आप ये पाएंगे दोनों सांसद जहाँ से भी हैं, पर इनका मेजॉरिटी सपोर्ट कहाँ है, साउथ से है, पर भाषण का ज़्यादातर हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा कि ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या ये प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। तो उसमें मुझे साफ दिखता है कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर, क्योंकि देखिए कांग्रेस भी समझ चुकी है कि जिस चीज़ पे इनको कॉर्नर किया जा सकता है उसको उससे अपना लाइन हटा करके कांग्रेस बहुत तेजी से बोलने लगी। जो कांग्रेस हमेशा से ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध करती रही है, अब वो कांग्रेस कहती है कि भाई जातीय गणना होना चाहिए, हम आबादी के आधार पर रिजर्वेशन देंगे, जबकि आप जवाहरलाल नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक सब लोगों ने रिजर्वेशन का विरोध किया और वो बीजेपी कोट करती है। उसी तरीके से कांग्रेस अब ये बताने का प्रयास कर रही है कि बाबा
साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उस पर हमारा विश्वास है। ये बात और है कि बाबा साहब को 2-2 बार 52 और 54 में कैसे इन लोगों ने वहाँ हराया था। खुद जवाहरलाल नेहरू कैंपेन करने निकले थे, सेंट्रल हॉल में उनकी कोई मूर्ति तक नहीं रखी गई थी, उन्हें भारत रत्न तक नहीं दिया गया था। और ये सारी बातें इस संविधान के चर्चा में जो है बीजेपी के द्वारा रखा गया। तो अब सवाल है कि परसेप्शन बैटल कैसे जीता जाए, उसकी रस्साकशी चल रही है। लेकिन ये इस लड़ाई में पार्लियामेंट का इतना विभत्स चेहरा दिखेगा, ये निश्चित तौर पर परेशान करने वाला है। अब सबको ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ही मैं ये बोल सकता हूं, जबकि मुझे ये कहने में खराब लग रहा है कि ये इतने चुने हुए प्रतिनिधि इस स्तर पर आकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, जिस संसद में संवाद होना चाहिए, बहस होना चाहिए, हमारे आपके मुद्दे उठने चाहिए, वहाँ आरोप क्या लग रहे हैं? धक्का मुक्की के, अंदर नहीं घुसने देने के, लड़ाई झगड़े ऐसी नौबत आ गई है। तो ये अपनी चिंता में बात, आपने बीएसपी की बात की तो मैं भी देख रहा था कि बीएसपी प्रमुख मायावती सामने आए और उन्होंने भी अमित शाह का जो बयान है उससे इत्तेफाक नहीं रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत बयान दिया और जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो उनको माफ़ नहीं करेंगे। अमित शाह को ये बयान वापस लेना चाहिए। इस तरह का बयान मायावती की तरफ से आया। वहीं चिराग पासवान को आप देखेंगे, जीतन राम मांझी को देखेंगे, तो उन लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, अमित शाह का जो बयान है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार यही जोर दिया जा रहा है कि जो बयान है उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के, छोटी क्लिप इस्तेमाल करके उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, जबकि अमित शाह की मंशा वैसी नहीं थी। मैं जानना चाहूँगा कि विपक्ष तो जाहिर सी बात है एग्रेसिव रहने वाला है, ऐसा लग रहा है। इस मुद्दे को विपक्ष नहीं छोड़ेगा। और एक चीज़ और देखी गई कि अभी कुछ समय पहले तक विपक्ष थोड़ा सा बिखरा दिख रहा था, है ना, कि इंडिया का लीडर कौन होगा, ममता बनर्जी होंगी, कांग्रेस में टूट दिख रही थी, लालू यादव खिलाफ बोल रहे थे। मगर एक ये ऐसा मुद्दा आया है जिससे फिर से एक बार विपक्ष एकजुट दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको, कैसे सामना करेगी बीजेपी? देखिए, अब बिल निश्चित तौर पे दिख रहा है। बीच में अभी 4-5 दिन पहले तक ये खबरें चल रही थी कि ममता बनर्जी अनडिस्प्यूटेड लीडर इमर्ज हो रही हैं। लालू प्रसाद यादव जो एकदम स्टॉन्च एलाय थे कांग्रेस के, आपने देखा होगा जब कोई पार्टी कांग्रेस में और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की बात नहीं कर रही थी, वहाँ पर लालू यादव हमेशा बैक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बिहार चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, लालू यादव ने भी इनको समझाना चालू किया कि भाई आपकी हैसियत क्या है। और उन्होंने कहा बिल्कुल ममता में की लीडरशिप में मुझे पूरी आस्था है। तो जहाँ पर एक नैरेटिव वो था, मुझे लगता है अमित शाह के वो जो 11 सेकंड के या 13 सेकंड की जो क्लिप है, उस क्लिप ने बीजेपी को डिफेंसिव पे तो ला दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप देखें जिस तरह से आज हुआ कि कैसे अटैक हुआ, फिर तुरंत मंत्री पहुंचे और बीजेपी ने आज बड़ी अलैक्रिटी के साथ काम किया। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो लीगल मुद्दा नहीं है कि आपने राहुल गांधी के खिलाफ आज जो धक्का मुक्की हुई उसको लेके आप लीगल एक मुद्दा बना लें। पर राजनीति में जा रहा है कि अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज दिल्ली गए हैं थाने में। नहीं, थाने में उन्होंने कंप्लेन करा ली, उन्होंने कंप्लेन दर्ज करा ली है। पुलिस कंप्लेन राहुल गांधी के खिलाफ पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में दर्ज हो गई है। और अभी कांग्रेस के भी कुछ नेता गए हैं बीजेपी के एमपीज के खिलाफ लगाने में। सिर्फ समस्या यहाँ एफआईआर कराने में नहीं है या पुलिस कंप्लेंट देने में नहीं है। ये लोग राजनीतिक लोग हैं, बड़े मकबूल लोग हैं, ये पूरे जीवन लड़ लेंगे ना, इनकी सेहत पे 5 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। खेल सारा परसेप्शन का है। और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक जमीन कांग्रेस की तरफ से नीचे से पूरी तरह से खिसक चुकी थी हरियाणा और महाराष्ट्र की प्रचंड हार के बाद, लोग प्रचंड जीत कहते हैं, मतलब प्रचंड हार के बाद जो निकल चुकी थी, मुझे लगता है थोड़ा बहुत राहुल गांधी को का जो डूबता कॉन्फिडेंस था, मिली है, ठीक ठाक ऑक्सीजन मिल गई। और इसीलिए आप देखें आज कांग्रेस पूरी तरह से एग्रेसिव थी और बाकी तमाम अन्य विपक्षी दल भी अच्छा खासा एग्रेसिव थे, क्योंकि जो संसद में बहस चल रही थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि पूरी तरह से कांग्रेस फ्रंट फुट पे थी और बीजेपी बैक फुट पे थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों पक्ष बराबर का खेल रहे थे। इनफैक्ट जैसा पंकज जी ने कहा 55 साल का है तो आपकी यदि सत्ता 55 साल तक की है तो जवाबदेही आपकी ज्यादा ही बनेगी, कम नहीं बनेगी। और तमाम चीजें हो चुकी, सबको पता है कौन राजनीतिक पार्टी क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जो वो बयान निकला उसके बाद ये तो तय है कि बीजेपी अब एग्रेसिवली खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्योंकि उन्हें पता है कि इस बयान का कितना जबरदस्त राजनीतिक नुकसान हो सकता है। कांग्रेस, यदि आप मुझसे पूछे तो कांग्रेस इंडिया ब्लॉक इस टाइम पे 1 अप है। यदि आप अंबेडकर के इस बयान को ले लें, भले ही कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया एक्स ने कांग्रेस को एक नोटिस दिया कि आप आइए और हमसे बताइए ये गलत बयान है और आप इसको गलत पेश कर रहे हैं, साफ मना कर दिया कांग्रेस ने, हम अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं
हराएंगे। और ये मुद्दा ऐसा है कि यदि आप फोर्सफुली किसी को हटाते हैं या वो करते हैं तो आप एक जो मार्टियर का हॉलो होता है कि इसमें शहीद हो गया, कि बाबा साहब की पॉलिटिक्स में मैं शहीद हो गया, कांग्रेस वो पक्ष भी प्रस्तुत करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल। इस बीच देखिए अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो भी आया, एआई वाला वीडियो है, जिसमें वो बाबा साहब से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मुझे शक्ति दीजिए, आशीर्वाद अरे दीजिए। उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिख दी कि आपको बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपमान कर रही है, हम मान ले रहे हैं, लेकिन आपको अपमान करने का किसने हक दिया? और उन्होंने दोनों को चिट्ठी लिखकर बताया कि आप लोगों को, क्या आप लोग इस विचारधारा से सहमत हैं या अमित शाह के विचार से सहमत हैं या नहीं। तो ये बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और मुझे लगता है एकदम से जो विपक्षी दल है जो पूरी तरह से बैकफुट था और कोई किसी की नहीं सुन रहा था, अब उसमें एकदम से एकजुटता और सामंजस्यता आपको दिख रही। और पूरे दिन कल और आज आप इसके अलावा कोई और इशू पार्लियामेंट में आए नहीं। कल पार्लियामेंट का आखिरी दिन है, तो मुझे लगता है पूरे हिसाब से मतलब यही मुद्दा है जो पूरे की तरह आपको विंटर सेशन पार्लियामेंट को ये के तौर पे याद रखा जाए। बिल्कुल, विपक्ष में एक नई ऊर्जा आ गई है और जो विपक्ष बिखरा दिख रहा था पंकज जी, वो भी एकजुट दिख रहा है। तो बीजेपी कैसे सामना करेगी? जो एक नैरेटिव के इस तरह बीजेपी आगे निकलती दिखी थी, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे थी, उसके बाद जब ये नतीजे आए विधानसभा चुनाव के बाद फ्रंट फुट पे आगे खेलने लगी। उसका असर कहीं ना कहीं आप देखिए सदन में दिख भी रहा था बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज से। मगर अब ये मुद्दा आ गया है, विपक्ष एकजुट दिख रहा है, जो बिखरा दिख रहा था, सामना कैसे करेगी? देखिए, एक बात मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि राहुल गांधी और प्रियंका स्ट्रांग होंगे तो विपक्ष एकजुट रह ही नहीं सकती। अच्छा। ये बात आप जान लीजिए। आखिरकार क्यों 20 साल 25 साल पुराना एलआई लालू यादव जो बढ़िया मटन बना के खिलाते हैं बीमारी अवस्था में भी, वो भी गलत राग, अलग राग क्यों अलापने लगे? आखिरकार क्यों उपचुनाव में 9 सीट पर चुनाव हुआ जबकि लोकसभा में भयंकर जीत हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं दिखी। और जब तो पुरानी बात हो गई, अब जो अम्बेडकर वाला मुद्दा है, अरे भाई किसके कॉस्ट पे ये आगे बढ़ेंगे? ये इनका वोटर कौन है? कॉमन वोटर है ना। बिहार में यही तो बात हो रही है कि हम 35 सीट से ज्यादा नहीं देंगे और मुसलमान हमको वोट इसलिए करेगा क्योंकि जो बीजेपी को हराता हुआ दिखेगा उसी को वोट करेगा। तो आरजेडी के भीतर ये सोच चल रही है कि अब हम इनको ज्यादा पनपने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब कांग्रेस में पप्पू यादव दिखाई पड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार जा सकते हैं। तो समझिए, एक जमाने में जब बिहार में राम लखन सिंह यादव होते थे, बड़े बड़े नेता होते थे, डीपी यादव होते थे, तो इस तरह के नेता होते थे, तो लग रहा है कि भाई पप्पू यादव भी तो आरजेडी के खिलाफ के बावजूद, विरोध के बावजूद जीत करके आए ना। तो इसलिए कांग्रेस को ये मंजूर नहीं हो, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को मंजूर नहीं होगा। इसलिए आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने कहाँ समझौता किया? आप ये बताइए। वो ठीक है, ये जताने का प्रयास करेंगे कि देखिए बीजेपी का मैं विरोध कर रहा हूं और विरोध करने में मैं सबसे आगे हूं, लेकिन इनका दिल मिलने नहीं जा रहा, मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं। और आप कह रहे हैं ये विपक्ष एकजुट दिख रहा है इस मुद्दे पर, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब चुनाव की बारी आएगी तो बिखराव कहीं ना कहीं नजर आएगा। पहले ही आपको बहुत सारे मुद्दे पे बिखराव दिखेगा, आप इस बात को जान लीजिए। क्योंकि ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, इनको पता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो हम कहाँ होंगे। इसलिए ये खास तौर पर जो नॉर्थ इंडिया में आप देख रहे हैं, ये सारे दल कभी भी इनका साथ नहीं देंगे, इनको दुश्मन के ही तौर पर देखेंगे। क्योंकि आप देखिए ना, जब अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे थे तो मुलायम सिंह ने जबरदस्त विरोध किया था। मुलायम सिंह कह रहे थे कि किसी से भी समझौता कर लो, कांग्रेस के साथ मत करो। आप याद करिए, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मॉस्क, डिस्प्यूटेड साइट जिसको कहते हैं, वो हुआ था। तो उसके बाद भी और जब गोलियां चली थी तो क्या कांग्रेस के साथ मुलायम सिंह तो नहीं गए थे ना, जबकि उन पर बहुत दबाव था। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे जो भी मंजा हुआ पॉलिटिशियन है, चाहे ममता बनर्जी हो, उनको कभी भी नहीं लगेगा कि कांग्रेस के साथ जाएंगे तो हमें क्या मिलने जा रहा है। तो उसी तरीके से आप चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये लोग कांग्रेस के साथ मिलने नहीं जा रहे हैं। और अगर कांग्रेस ग्रो करती है तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान इन्हीं लोगों का। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है ब्रजेश जी आपसे कि विवाद तो चल रहा है और लग भी रहा है कि जो एग्रेशन नज़र आ रहा है कि ये विवाद चलेगा, भविष्य क्या देख रहे हैं? कितना लंबा खींच सकता है ये? बीजेपी क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाली है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, एक चीज़ तय है, कल संसद खत्म हो जाएगा, संसद सत्र खत्म हो जाएगा, शीतकालीन सत्र। तो अब ये स्टेट वाइज स्टैगर्ड हो जाएगा।
भाई कांग्रेस इस मुद्दे को हटाने से तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उनके हाथ एक मुद्दा लगा जिसमें बीजेपी को एम्बैरस कर सकते हैं। बीजेपी का मानना यह है कि जिस तरह से अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सीरीज ऑफ ट्वीट करके, आप देखेंगे तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, किरण रिजिजू जिन्होंने जो कल सुबह से शुरू हुए, और आप देखें तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, अमित शाह, आपने उसमें सबका एक कॉमन लाइन था कि जो अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा है, वो 2 बार लोकसभा चुनाव उसने ही उन्हें हराया। ये सारे उसमें कॉमन आप देखेंगे कि कैसे आपने उनकी तमाम तमाम नीतियों का पालन नहीं किया, उनको पूरी तरह से केवल पॉलिटिकल उसके तौर पे यूज करें। लेकिन कांग्रेस के सामने भी इस वक्त एक बड़ी मजेदार स्थिति है। कांग्रेस के सामने इस टाइम करो या मरो की स्थिति है। कांग्रेस जान गई है कि कांग्रेस का जो इकबाल है, कांग्रेस का इकबाल कांग्रेस पे नहीं चल रहा है। आप देखें कि हरियाणा की हार के बाद कहा गया कि तमाम एक्शन लिया जाएगा, रिपोर्ट पेश की जाएगी। कहाँ है वो रिपोर्ट? एक नेता बताइए जो सैक हुआ हो, एक नेता बताइए जो बैकफुट पे। सेम चीज़ महाराष्ट्र में। तो जब कांग्रेस का इकबाल कांग्रेस पे नहीं चल रहा, तो कांग्रेस के गांधी परिवार के लिए लिटरली एक करो या मरो की स्थिति है। और इसी वजह से इस वक्त यदि वो किसी भी मुद्दे को जिसमें उनको लगता है कि बीजेपी को नुकसान होगा, उसको वो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। तो तमाम कहने के बावजूद कि नहीं, देखिए यहाँ पर लाल किताब या कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा महाराष्ट्र में नहीं चल रहा है, राहुल गांधी लाल किताब या कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे को छोड़ ही नहीं पाए, जबकि वहां वो मुद्दा काम ही नहीं कर रहा था। तो मुझे लगता है दोबारा जो ये मुद्दा मिला है, अगले लंबे समय तक मैं नहीं देख पा रहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कभी भी छोड़ने की कोशिश करे। हाँ, मुझे लगता है कि इस बात से बीजेपी के लीडर्स को ये सबक ज़रूर मिला है कि यदि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे हो, तो एक सेंटेंस भी आप ऐसा नहीं बोलें जिसको इधर से काट के इधर के तौर पे पेश कर दिया जाए, वरना उसका बेहद गंभीर खामियाजा उठाना पड़ सकता है। डर इस लेवल का है। आप इसको डर मतलब कहने का कि जो फियर फैक्टर है वो इस लेवल का है कि आप ये देखिए कि एक झटके में तमाम कैबिनेट मिनिस्टर छोड़िए, प्रधानमंत्री अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। और जिस तरह से आज पूरा घटनाक्रम हुआ है कि बीजेपी को स्पष्ट पता है कि यदि ये मुद्दा दोबारा बूमरैंग किया तो आप कभी नहीं जानते कि राजनीति में 20 सीट नीचे 20 सीट ऊपर आपको किस स्थिति में खड़ा कर देगी। बिल्कुल पंकज जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि बीजेपी संभाल लेगी इस मुद्दे को, या फिर जो संविधान वाला लॉस देखने को मिला था फिर से वो रिवाइव होगा, वो चीज़ जो बीजेपी ने कवर कर लिया था, कोर्स करेक्शन कर लिया था, लोग कहते हैं महाराष्ट्र हरियाणा में जो नतीजे आए, ये क्या मुद्दा फिर से उनको राजनीतिक नुकसान देता, चोट पहुंचाता दिखेगा? देखिए, मुझे लगता है कि फेक नैरेटिव मोमेंटरली आपको फायदा कर सकता है। कोई एक चुनाव में आप जीत सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये फायदा नहीं करने जा रहा है। जैसे लोकसभा चुनाव से पहले एक एमपी ने कह दिया बीजेपी का कि 400 जीतेंगे और संविधान बदलेंगे, तो उसका बीजेपी वालों ने ही किया। तो वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि ठीक है, वो लोकसभा में 240 पे पहुंच गए। पर सवाल ये उठता है कि वही मुद्दा तो बिखरता हुआ नजर आया ना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ नजर आया? महाराष्ट्र में ये बुरी तरह से हारे। हरियाणा ये जीत रहे थे, इनका स्ट्रांग होल्ड था, लेकिन वहाँ भी ये हार गए। इसमें तो अमित शाह जो कह रहे हैं उस इंटेंशन को आप देखें तो अमित शाह का ये तो कहना नहीं है उन्होंने किसी भी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तो नहीं किया है। इनफैक्ट अगर जब डायलॉग हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था, बातें हो रही थी, तो बीजेपी तो ये क्लेम करती है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को क्या इज्जत दी है, हमने उनके लिए पंच तीर्थ हम बनाने जा रहे हैं। ये चिराग पासवान का स्टेटमेंट है कि पंच तीर्थ बनाने जा रहे हैं, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। वो वैसी जगह जो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी रही है, उन सब को हम डेवलप कर रहे हैं और वो पंच तीर्थ कहा जाएगा। तो बीजेपी इस तरीके से बोल रही है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का भारत अमित भाई के साथ है। तो आप समझिए ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये सच बात है कि ये ऐसा मुद्दा कांग्रेस ने सामने रख दिया जो एक लंबे समय तक बीजेपी को परेशान करेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये परेशान करेगा पर पराजित नहीं करेगा। बिल्कुल, बाकी जनता जनार्दन है, जितना भी राजनीतिक पार्टी नैरेटिव बनाती हैं वो इसीलिए बनाती हैं कि आपका भरोसा जीतें या सामने वाले पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। तो आप तय करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? बीजेपी की तरफ से जो सफाई दी जा रही है, कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी तमाम राजनीतिक चर्चाएं लेकर देश में जो बड़े मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर यूं ही हम आते रहेंगे। आप देखते रहिए TV 9 डिजिटल। शुक्रिया।